होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जर्वेशन, जो कि एक टूल ऑफ इवैल्यूएशन है। जो ऑब्जर्वेशन टॉपिक है ये बीएड के फर्स्ट ईयर में भी है और सेकेंड ईयर में भी है, तो ये वीडियो आपको दोनों जगह हेल्पफुल रहेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड हियर। एक टीचर जो होता है उसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये अंडरस्टैंड करना कि उसके स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा है। ठीक है, अब वो कैसे अंडरस्टैंड करता है वो हम देखेंगे आगे फर्दर टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन के थ्रू। पर वो क्यों करना ज़रूरी है, तो क्यों करना ज़रूरी है इसके दो एस्पेक्ट्स आ जाते हैं हमारे सामने। पहला है स्टूडेंट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को जज करने के लिए, कहाँ बच्चा लैग कर रहा है ये फाइंड आउट करने के लिए। सेकंड, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग देयर टीचिंग, उसमें भी ये हेल्पफुल होता है। ये टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होता है टीचिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में, क्योंकि टीचर को पता चल जाता है कि बच्चे का पेस ऑफ लर्निंग क्या है, तो वो उस हिसाब से फिर अपने टीचिंग मेथड्स को डिप्लॉय करती है। उसके बाद आता है द टास्क ऑफ स्टडिंग बिहेवियर रिक्वायर्स द कलेक्टिंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा रिगार्डिंग द स्टूडेंट। अब बिहेवियर के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं स्टूडेंट से रिलेटेड, तो उन सभी को कलेक्ट करके ही ओवरऑल बिहेवियर को जज किया जा सकता है एक स्टूडेंट के। देन इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए टीचर को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है कि कौन सा वो मेथड चूज़ करे, कौन सी टेक्निक चूज़ करे, या फिर कौन सी इंफॉर्मेशन, किस टाइप की इंफॉर्मेशन नेसेसरी होगी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए। देन हमारे पास आते हैं टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन। हमारे पास टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन है ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल एंड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन। सो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड कंसाइज्ड डिक्शनरी, ऑब्जर्वेशन मीन्स accurate watching, noting the phenomena by which they occur in the nature with regard to the cause and effect of mutual relationship। यहाँ हम देख रहे हैं कि cause and effect of mutual relationship, cause और effect में mutual relationship होता है कि वो क्या कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है उस पर, और उस इफ़ेक्ट की वजह से वो आगे फर्दर कौन सा स्टेप ले रहा है। तो ये हमें म्यूचुअल रिलेशनशिप को देखते हुए जज करना है। एक्यूरेट वॉचिंग, हमें एक्यूरेटली वॉच करना है उसको, और साइड बाय साइड उसको नोट करते जाना है उस फिनोमिना को। उसके बाद आती है हमारे टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हम ब्रॉडली देखें तो ऑब्जर्वेशन दो टाइप्स में ही डिफ़ाइन होती हैं। एक ऑब्जर्वेशन होती है जो कि लेबोरेटरी सेटिंग में हो जाती है, जहाँ सब कुछ प्री डिफाइंड होता है, इन्वायरमेंट भी, एक्सपेरिमेंटलिस्ट भी पहले ही डिफाइंड होते हैं कि कौन एक्सपेरिमेंट करेगा, किस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट होगा और किन बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को हम वहाँ जज करेंगे। उसके बाद आती है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, बट ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है जो हमारा लेबोरेटरी सेटिंग में होता है। यहाँ पे सब कुछ नेचुरल सेटिंग के अंदर होता है। यहाँ पे ना ही ऑब्ज़र्वर को पता होता है कि किस बेसिस पे हमें ऑब्ज़र्व करना है, मतलब पहले से नहीं पता होता है। जब ऑब्ज़र्वेशन करनी शुरू होती है उससे थोड़ी देर पहले ही उनको पता चलता है कि इन एस्पेक्ट्स पे आपको ऑब्ज़र्व करना है, किसको ऑब्ज़र्व करना है। और ना ही जो ऑब्ज़र्वी होता है, जिसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उसको भी इस चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि वो अंडर ऑब्ज़र्वेशन है। तो अगर हम टाइप्स ऑफ ऑब्ज़र्वेशन देखें यहाँ पे, तो पहला है कैजुअल एंड साइंटिफिक ऑब्ज़र्वेशन। सो कैजुअल एंड साइंटिफिक ऑब्ज़र्वेशन में क्या आ जाता है? कैजुअल ऑब्ज़र्वेशन क्या होती है कि हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हमने सही चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है, सही टाइम पे ऑब्ज़र्व किया है और सही प्लेस पे ऑब्ज़र्व किया है, बट माइनर डिफरेंस ये है कि ये ऑब्ज़र्वेशन जो होती है ये बाय चांस होती है, हमारा बाय लक हो जाता है ये, बस सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। सेकंड, साइंटिफिक ऑब्ज़र्वेशन क्या होती है? इसमें हम यूज़ करते हैं टूल्स टू मेजर समथिंग। ठीक है, तो मतलब ये काइंड ऑफ प्री डिफाइंड होती है। इसके बाद आती है नेचुरल ऑब्ज़र्वेशन। नेचुरल ऑब्ज़र्वेशन कौन सी होती है? ये नॉर्मल सेटिंग्स के अंडर होती है। ठीक है, और यहाँ पे हम कोई भी एफ़र्ट नहीं डालते हैं कि हम चेंज कर दें बिहेवियर हम जिसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो ये नेचुरल होता है, बिल्कुल ज्यों की त्यों चलती रहती है।
फिर आती है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन बेसिकली होती है कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस या हमारी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उस पे बेस करके हम जो ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट करें उसको हम सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन बोल देते हैं। एग्ज़ाम्पल, एक टीचर एक बच्चे को ऑब्ज़र्व कर रही है तो उसने उनकी पास्ट हिस्ट्री पढ़ी हुई है स्टूडेंट की कि उसका कैसा बिहेवियर था पहले, तो पुराने बिहेवियर के बेसिस पे ही अगर हम अभी भी उसको इवेल्युएट कर देते हैं तो वो सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन के अंडर आ जाता है। और ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन बिल्कुल प्योरली हमारे सेंस पे डिपेंड करती है कि जो हमने उस टाइम देखा सुना सिर्फ उस चीज़ पे डिपेंड करेगी, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पे वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। फिर आती है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में क्या है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में हम फिज़िकली प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो ऑब्जर्वर होता है वो फिज़िकली प्रेजेंट होता है, आसपास ही होता है, विद इन द आई साइट ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वी होता है कि आसपास की, मतलब इतना दूर नहीं होता कि वो उसे देख ना सके सुन ना सके, तो वो हो जाती है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो जाती है जो हम मैकेनिकल रिकॉर्डिंग के थ्रू करते हैं, जैसे हम कैमराज वगैरह के थ्रू हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं या फिर हमने माइक लगा रखा है हम उसके थ्रू सुन रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट हो गई, वहाँ पे हम फिज़िकली प्रेजेंट नहीं हैं, जैसे कि बिग बॉस में होता है। ठीक है, देन आती है पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसके अंदर क्या है? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में होता है कि जैसे एक टीचर ग्रुप बना देता है स्कूल में किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए और टीचर खुद भी उसमें इन्वॉल्व हो जाए, उनको गाइड करते हुए टीचर उनको ऑब्ज़र्व करे, तो वो हो गया पार्टिसिपेंट, जिसमें ऑब्ज़र्वर भी इन्वॉल्व होता है एक्टिविटी में। नॉन पार्टिसिपेंट इसका उल्टा हो गया, जिसमें ऑब्ज़र्वर इन्वॉल्व नहीं होता है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि स्ट्रक्चर्ड मतलब पहले से ही प्री डिफाइंड होगा कि हम किसको ऑब्ज़र्व करेंगे, कौन ऑब्ज़र्व करेगा और किस एस्पेक्ट पे हम उसकी ऑब्ज़र्वेशन करेंगे, वो सब हम पहले से ही सोच के रखते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड इसका ऑपोजिट हो गया, उसमें हम कुछ भी पहले से प्री डिफाइंड नहीं होता है, ऑन द स्पॉट होता है। जो भी ऑब्ज़र्विंग ट्रेड्स हमें देखने होते हैं या फिर ऑब्ज़र्वर के पास फ्रीडम होती है इसमें नॉन स्ट्रक्चर्ड में कि वो किस एस्पेक्ट पे सामने वाले बंदे को ऑब्ज़र्व कर रहा है, वो टोटली ऑब्ज़र्वर के ऊपर डिपेंड होता है। कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड सिचुएशन आ जाती है कि इसमें हम अंडर इन्फ्लुएंस रखते हैं जिसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं जिसकी वजह से उसके बिहेवियर को हम चेक करें। जैसे कि एक स्कूल में कोई ग्रुप एक्टिविटी है तो टीचर अगर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है तो टीचर उसको हेल्प कर रहा है तो वो नॉर्मलाइज हो जाती है, उनको इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आती। बट जो नॉन कंट्रोल्ड होता है उसमें बिल्कुल नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पे कोई गाइडेंस नहीं होती, टीचर कोई गाइडेंस नहीं देता, सिर्फ टीचर ऑब्ज़र्व करता है कि इतने हाई प्रेशर में भी बच्चा कैसे परफॉर्म करेगा। इसके बाद आते हैं हमारे स्टेप्स। तो पहला स्टेप है हमारा प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले हम प्लान करेंगे और प्रिपेयर करेंगे कि हमें ऑब्जर्वेशन करनी कैसे है। तो इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट है व्हाट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर टू बी ऑब्जर्व्ड। हमें कौन सा पर्सनैलिटी ट्रेट ऑब्ज़र्व करना है, जैसे कि हम ग्रुप एक्टिविटी दे रहे हैं तो उसमें कोऑर्डिनेशन बच्चा कर रहा है या नहीं, एक वो ट्रेट हम जज कर सकते हैं। हम ये भी जज कर सकते हैं कि बच्चे में लिसनिंग हैबिट है या नहीं, वो दूसरों की सुनता है या नहीं, वो दूसरों के साथ कोऑपरेट कर रहा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम पहले ही सोच के चलते हैं। इसके बाद आता है हाउ एंड हु विल एग्जीक्यूट इट। तो हम टीचर को डिफ़ाइन करते हैं कि कौन टीचर इसको ऑब्ज़र्व करेगा और कैसे करेगा। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ टेक्निक और सिचुएशन विल बी यूज्ड। किस टाइप की सिचुएशन हम उनको किस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन में हम उनको रखेंगे, जैसे कि मतलब कंट्रोल्ड रखना है, अनकंट्रोल्ड रखना है, डायरेक्ट रखनी है, इनडायरेक्ट रखनी है। तो ये सब हम पहले से ही सोच के चलते हैं। उसके बाद आती है ऑब्जर्वेशन ऑफ द बिहेवियर। जब हम ये सारी चीज़ें
डिफ़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ऑब्ज़र्वेशन एक्चुअल में हम ऑब्ज़र्वेशन करते हैं। अब इसमें क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको कोई आइडिया नहीं होना चाहिए कि वो अंडर ऑब्ज़र्वेशन है। अगर उसको ये आइडिया है कि वो अंडर ऑब्ज़र्वेशन है तो वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेगा उसी हिसाब से। सेकंड, इफ़ेक्टिव होना चाहिए, मतलब अगर हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो वो हमारे विद इन द रीच होना चाहिए। अगर हमारे आई साइट के अंदर नहीं है वो, तो एटलीस्ट हम कैमरा या माइक वगैरह यूज़ करके फुल एक्सेस ले उस चीज़ का। थर्ड, रिपीट होना चाहिए ये, ताकि रिपीट होना चाहिए और जो ऑब्ज़र्वर है वो चेंज होना चाहिए हर टाइम जब सेम सिचुएशन रिपीट हो रही है, ताकि हमारे रिज़ल्ट्स रिलाएबल हो आ सकें। क्योंकि अगर एक ऑब्ज़र्वर ऑब्ज़र्व करेगा तो वो अपनी पर्सनल ओपिनियन दे सकता है, वो बायस्ड भी हो सकता है। सो इसीलिए अलग अलग ऑब्ज़र्वर्स सेम सिचुएशन को टेस्ट करें। फोर्थ आ जाता है रिकॉर्ड करनी चाहिए हमें साइड बाय साइड। अगर हम साइड बाय साइड रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी और कई बार हम आधी इन्फॉर्मेशन भूल भी सकते हैं रिकॉर्ड करना। सो इसीलिए साइड बाय साइड रिकॉर्ड करते रहना चाहिए। थर्ड है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जर्व्ड फैक्टर्स। एनालाइज करना चाहिए और इंटरप्रेट करना चाहिए इन बिहेवियर्स को, ताकि हम एक जनरलाइज्ड व्यू पर पहुंच सकें। हम ये देख सकें कि एक स्टूडेंट के बारे में हमारा जनरलाइज्ड ओपिनियन बन जाए जब हम सारे ट्रेड्स को थॉरली एनालाइज कर लेंगे। उसके बाद इसकी मेरिट्स आती हैं। मेरिट्स में सबसे पहले है ओरिजिनलिटी। तो ओरिजिनलिटी, क्योंकि जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो उसका बिहेवियर नेचुरली निकलता है, ओरिजिनल फॉर्म में आता है, स्पॉन्टेनियस होता है वो, तो इसीलिए हमारे पास ओरिजिनल रिजल्ट्स आते हैं। सेकंड, जनरलाइज्ड व्यू। जब हम उसको अच्छी तरीके से एनालाइज और एसेस कर लेते हैं तो हमारे पास एक जनरलाइज्ड व्यू आ जाती है एक स्टूडेंट के बिहेवियर के बारे में। देन थर्ड इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि हमें पास्ट इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा डिग नहीं करना पड़ता, उनकी हिस्ट्री वगैरह नहीं पढ़नी पड़ती, जो हमारे सामने हमें दिख रहा है हम उसी बेसिस पे ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, तो इसीलिए टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल इसमें में है कि हमें बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए, हमें कोई ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट नहीं चाहिए, एक नॉर्मल टीचर भी एक स्टूडेंट को ऑब्ज़र्व कर सकती है। देन प्रॉपर वेरिफिकेशन। प्रॉपर वेरिफिकेशन है, क्योंकि टाइमली अगर हम डाटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम उस डाटा से जो रिज़ल्ट्स आए हैं उनको बाद में कंपेयर कर सकते हैं, तो हमारी वेरिफिकेशन भी प्रॉपर हो जाती है। और सेम सिचुएशन अगर कई ऑब्ज़र्वर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो हम उनसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, तो उससे हमारी वेरिफिकेशन हो जाती है। फिर आता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें अगर एक टीचर ऑब्ज़र्व कर रहा है एक स्टूडेंट को, तो उस टाइम टीचर को पता चल जाता है कि बच्चा कहाँ लैग कर रहा है, क्या उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो टीचर के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि बच्चे का वीक पॉइंट पता चल गया तो टीचर उस पर अब वर्क कर सकती है। देन इसकी आती हैं डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में फ़र्स्ट है डिफ़िकल्टी इन रिकॉर्डिंग ऑफ द ऑब्जर्वेशन डाटा, क्योंकि जब हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो स्पॉन्टेनियसली बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप साइड बाय साइड उसको रिकॉर्ड करते रहें। अगर आप रिकॉर्ड करने लगे तो आप कुछ ना कुछ चीज़ मिस कर जाएंगे, तो इसीलिए बहुत डिफ़िकल्ट है। सेकंड है लैक ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, क्योंकि एक पर्सन इसे जज कर रहा है ऑब्ज़र्वर, तो वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से भी इसको हैम्पर कर सकता है, वो बायस्ड हो सकता है, या फिर वो that it is impossible for the observer to know what is going on in the mind of the subject, जिसको वो ऑब्ज़र्व कर रहा है टीचर को नहीं पता होता इन एक्चुअल कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो जिसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो सिचुएशन को देख के अपने बिहेवियर को चेंज कर सकता है, और जो उसकी इंटरनल फीलिंग्स है उसको वो हाइड भी कर सकता है, तो इसीलिए ये रिलायबल और वैलिड नहीं है। थर्ड है पार्शियल एंड रिवेंजफुल एटीट्यूड। अब रिवेंजफुल एटीट्यूड बायस्ड, अगर टीचर बायस्ड हो जाए या फिर कुछ रीसेंट पास्ट में कुछ
मिस हैपनिंग हुई हो, उसकी वजह से टीचर बायस्ड हो सकता है स्टूडेंट को लेके ऑब्जर्वेशन में, और वो अपना पर्सनल ओपिनियन आगे रख सकता है। देन डिसएडवांटेज ड्यू टू फैक्टर ऑफ सब्जेक्टिविटी। अब सब्जेक्टिविटी हमने पढ़ा था कि सेम वही कि पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से वो अपना रिज़ल्ट दे दे, या फिर इसमें ये भी आ सकता है कि जो टीचर है सिर्फ एक आस्पेक्ट को ऑब्ज़र्व कर रहा है स्टूडेंट के, और जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उनको ऑल टुगेदर नेगलेक्ट कर रहा है, तो ये सब्जेक्टिविटी के अंडर आ गया। देन है डिफ़िकल्टी इन द अकरेंस एंड रीअकरेंस ऑफ द इवेंट। हमने बात की थी कि जो ऑब्ज़र्वेशन है वो बार बार रिकॉर्ड होनी चाहिए सेम सिचुएशन में, बट जो एक नेचुरल सिचुएशन होती है वो सिर्फ एक ही बार होती है, सेम सिचुएशन दोबारा नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ डिफरेंस उसमें आएगा ही आएगा, सो ये भी पॉसिबल नहीं है। देन नॉट स्टडी वंस टोटल बिहेवियर। ये टोटल बिहेवियर को नहीं जज करता है, हम सिर्फ आउटर बिहेवियर को ही इससे पता कर पाते हैं कि बच्चा इन एक्चुअल सोच क्या रहा है, हम वो नहीं पता कर पाते, सिर्फ वो जो एक्शंस में परफॉर्म कर रहा है हमें सिर्फ वो पता चलता है। ये टाइम कंज्यूमिंग है, बिकॉज़ बहुत सारी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, और हमें वेट करना पड़ता है कि जिस चीज़ के लिए हम अपना ट्रेट हमने रखा हुआ है कि इस चीज़ को हमें जज करना है, तो उस चीज़ को हैपन होने के लिए हमें ऑल टुगेदर वेट करना पड़ता है बहुत सारे टाइम के लिए। थैंक यू, होप you all liked my video. Please do like, subscribe the channel. Thank you.